नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है अभिमन्यु शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद MR। देखिए, लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ये वाला जो रहेगा ये हमारा रहेगा पार्ट 2, ठीक है। और इस पार्ट 2 के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो आपका जो आपका यूरोपियन यूनियन है, जो आपका यूरोपीय संघ है, उसको हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर दें। हालांकि जो हमने इससे पहली वाली वीडियो ली थी, जहाँ पर पार्ट 1 के अंदर हमने डिस्कस किया था यूरोपीय संघ के एक संगठन के रूप में, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 1992 की जो maastricht संधि है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के तहत जो है आपका यूरोपीय संघ का स्वरूप बाहर निकल करके आता है। लेकिन इससे पहले क्या क्या हुआ था इसके बारे में ज़रा हम एक बार नज़र डाल लेते हैं। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर ले लेता हूँ, स्पेस लग जाएगा यहाँ पर थोड़ा ना, यहाँ से बता देता हूँ। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब 1948 में जॉर्ज मार्शल ने दौरा किया था, तो दौरा करने के बाद उन्होंने क्या किया था, $15 बिलियन जो अमाउंट है वो सहायता करने के लिए किसको दिया था, पश्चिमी यूरोप वालों को दिया था। किसको दिया था, पश्चिमी यूरोप को दिया था, ठीक है। तो अमेरिका ने इनको सहायता करने के लिए ये दिया था। सबसे पहला प्लान तो इनका यही था और इसी के बाद से जो है जो यूरोप वाले जो देश हैं उन लोगों ने एक संगठन बनाया। और संगठन का क्या नाम था, 1948 में उन लोगों ने 1900, ठीक है, उन्होंने फिर एक संगठन बनाया। उस संगठन का क्या नाम था, ये रहा, यहाँ बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पर। तो उन्होंने एक संगठन बनाया। जब आपका 1948 में उनको पैसा मिल जाता है ना, पैसा मिलने के बाद वो लोग क्या करते हैं, एक यूरोपीय, लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, इसलिए मैं आपको लिखवा रहा हूँ यहाँ पर, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, ये बन जाता है। क्या बनता है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। 1948 में सबसे पहला जो स्वरूप है यूरोपीय संघ का, सबसे पहला आपका यही बनता है। उसके बाद क्या बनता है, फिर उसके बाद 1949 में इसी का नाम बदल करके रख दिया जाता है, मतलब इसी चीज़ का नाम बदल करके क्या रख दिया जाता है, यूरोपीय परिषद। क्या रख देते हैं बेटा, यूरोपीय परिषद, ठीक है। और यूरोपीय परिषद होने के बाद फिर इसको दोबारा से चेंज किया जाता है 1949 में, ये वाली चीज़ हो गई। और फिर इसको दोबारा से चेंज किया जाता है 1957 के अंदर दोबारा। मतलब कई बार इसके नाम चेंज हुए हैं, मतलब यही चीज़ है बट इसके नाम बहुत चेंज हुए हैं। उसका नाम क्या रख देगा फिर वापस से, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, याद रखिएगा जी, ठीक है। और यहीं पर क्या हो जाता है कि 6 देश जो हैं वो रोम की संधि करते हैं और यहीं पर जो है यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन भी होता है, ठीक है जी। जो एटॉमिक पावर वाले होते हैं तो वहाँ पर यही चीज़, वो चीज़ यहाँ पर भी डिसाइड होती है। और फिर 1992 के अंदर लास्ट में आपका जो है आता है यूरोपीय संघ। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी, तो उसकी स्थापना हुई थी आपकी 1992 के अंदर। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ओके। चलिए दोबारा से एक बार समरी में बता देता हूँ आपको मैं। जब 1948 के अंदर मार्शल योजना आती है, तो मार्शल योजना के तहत ही जो है आपका यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना होती है। किसकी होती है, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना होती है। इसकी स्थापना होने के बाद इसका फिर दोबारा से नाम चेंज कर दिया जाता है 1949 के अंदर, जिसका नाम रख दिया जाता है इस बार यूरोपीय परिषद, ठीक है। क्या नाम रख दिया जाता है, यूरोपीय परिषद। और जो ये नाम चेंज हो रहे हैं ना, इन सब में क्या हो रहा है कि कोई ना कोई देश नया जुड़ करके आ रहा है, क्योंकि शुरुआत में तो मात्र 12 ही देश थे। मैंने आपको बताया था ना, उसका जो यूरोपीय संघ का जो झंडा है उसमें कितने सितारे हैं, जो सोने के सितारे कितने हैं, 12 सितारे हैं। तो वो जो 12 सितारे हैं वो 12 देशों को की तरफ इशारा करते हैं कि यही 12 देश जो है शुरुआत में थे इसके अंदर। उसके बाद बाकी के जो है, जैसे इसका नाम बदलता जा रहा है ना, तो वही चीज़ उसके अंदर जो देश है नए नए जुड़ते जा रहे हैं, ठीक है जी। तो 1949 के बाद फिर क्या होता है, 1957 के अंदर आपका जो है बनता है क्या, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, ठीक है जी। यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी बनता है 1957 के अंदर। फिर 1992 के अंदर आपका लास्ट में जो है maastricht संधि के तहत वो यूरोपीय संघ आपका फाइनली इसका बन जाता है, ठीक है जी। तो यूरोपीय संघ के अंदर आज के समय में टोटल 27 देश हैं, ये बात याद रखिएगा। और ब्रिटेन इसका पार्ट नहीं है, ठीक है, पहले हुआ करता था ये, ठीक है जी, इतना क्लियर है। अब हम जरा बात करते हैं इसके सदस्य देशों की। तो ये सदस्य देश जो हैं कौन है, क्या है, तो वही जरा हम बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी मैंने कि पुराने सदस्य कहने का क्या मतलब होता है कि जो शुरू में थे यहाँ के अंदर, मतलब यूरोपीय संघ के अंदर शुरुआत में ये सारे के सारे देश थे यहाँ पर।
तो एक नज़र आप डाल लीजिएगा यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रिया हो गया, बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी, ग्रीस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्वीडन और स्पेन। ये वो देश हैं। याद नहीं करना आपको, ना ही रट्टा मारना है इसके लिए, बट हाँ फिर भी एक नज़र बस डाल दीजिएगा, ठीक है। एस्तोनिया, लातविया, लिथुआनिया, याद आ रहा है बाल्टिक गणराज्य? बताइए जरा कौन कौन से बाल्टिक गणराज्य हैं, याद करते रहिए, भूलिएगा नहीं। पोलैंड हो गया, चेक गणराज्य हो गया, चेकोस्लोवाकिया से याद आ रहा है, चेक प्लस स्लोवाकिया 2 गणराज्य बन गए थे, तो चेक गणराज्य ये रहा और स्लोवाकिया देखो ये रहा यहाँ पर, ठीक है। रोमानिया भी इसी में ही है, हंगरी, क्रोएशिया, बुल्गारिया, साइप्रस, स्लोवानिया, ये सारे के सारे जो देश है ये बाद में जुड़े थे, ये सब के सब नए देश हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी आएगा, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और हुआ क्या था कि जून 2016 के अंदर ब्रिटेन जो है यूरोपीय संघ से बाहर निकल जाता है, वो जनमत संग्रह करवा कर निकलता है। जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पब्लिक से आप डायरेक्ट पूछ रहे हो कि पब्लिक मतलब सरकार जो है वो डायरेक्ट पूछती है जनता से कि आप बताओ कि हमें क्या करना चाहिए इस टाइम पर। तो जब जनता ने वहाँ पर वोट दिया था ना, तो मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में बताया था कि जनता ने जो है 52% जनता जो बोलती है वो बोल रही थी कि बाहर निकल जाते हैं, और 48% जनता बोल रही थी कि हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, हमें इन्हीं के साथ ही रहना चाहिए। तो ऐसे करके हुआ था, लेकिन जो मेजोरिटी है, जो बहुमत है, वो 52% वालों का था। इस वजह से ये लोग जो है बाहर निकल जाते हैं। और ये लोग कब निकल जाते हैं एग्जैक्ट? ये निकल जाते हैं जनवरी 2020 तक ये बाहर निकल जाते हैं। अब इतना समय क्यों लगा? क्योंकि जब जनता से पूछ लिया गया, तो पूछने के बाद फिर बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी हुआ कि क्या हमारा निकलना वाकई में सही होगा, इसके क्या पॉजिटिव परिणाम होंगे, क्या इसके नकारात्मक प्रभाव होंगे, तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। और इसी चीज़ को क्या बोला जाता है? ब्रेग्जिट बोला जाता है। मतलब ब्रिटेन का एग्जिट होना ही ब्रेग्जिट कहलाता है, ठीक है जी। तो अब वो पुराने सदस्यों में से एक सदस्य रह गया। और हमने ये तो ऑलरेडी कर ही लिया था मैंने, यूरोपीय संघ का जो संगठन के रूप में था, तो मैंने बताया था ना आपको 1992 की जो मास्टर संधि है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। इसको ज़रूर याद रखिएगा। और ये जो है इनका संविधान बनाने की कोशिश की गई थी कब? 2003 के अंदर, तो ये जो कि असफल हो गया था। इसके रिगार्डिंग आपकी बुक के अंदर एक फ़ोटो भी है, एक पिक्चर भी है, तो वो भी देखिएगा इसको, ठीक है। अब हमारा सबसे मेन क्वेश्चन जो है आपका यूरोपीय संघ से जो पूछा जाता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो यही है। वो क्या है? इससे आपके इस पूरे चैप्टर में से ना एक ये वाला क्वेश्चन बनता है, और एक आशियान का भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन, एक ऐसा ही फॉर्मेट का एक क्वेश्चन बनेगा। तो अभी के लिए जो हम यूरोपीय संघ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखिएगा कि यूरोपीय संघ की क्या क्या विशेषताएं हैं, मतलब ऐसी कौन कौन सी खासियत है यूरोपीय संघ की, जिससे कि यूरोपीय संघ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली बन जा रहा है, जब जिससे कि वो यूरोपीय संघ अमेरिका के वर्चस्व को, यानी कि उसके दादागिरी को चुनौती देने के रूप में सामने खड़ा हो पा रहा है। ऐसी क्या बातें हैं यूरोपीय संघ के अंदर? तो चलिए हम जरा बातें को जानते हैं। और आपके क्वेश्चन पेपर के अंदर या तो सीधा ये पूछेगा कि यूरोपीय संघ की विशेषताएं बताऊं, या फिर ऐसा बोलेगा कि यूरोपीय संघ को प्रभावशाली बनाने वाले कौन कौन से कारक हैं, यानी कि कौन कौन सी बातें हैं जिससे कि यूरोपीय संघ को एक मजबूती मिलती है, एक पावर मिलता है, ठीक है। तो इसको हमने 3 कैटेगरी के अंदर बांट रखा है। आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, मैंने बांट रखा है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग करोगे जैसे मैंने लिख रखा है, तो ट्रस्ट में आपके 6 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर यही देखता है कि बच्चे ने कितना क्रिएटिविटी के साथ लिखा है, कितना अच्छे से लिखा है, उसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आर्थिक रूप में हम देखते हैं यहाँ पर, एक होता है आपका राजनीतिक रूप में, और एक होता है लास्ट में आपका सैन्य रूप में। तो ये 3 रूप में हम देखेंगे कि यूरोपीय संघ जो है उसके अंदर क्या क्या खासियत है, उसके आर्थिक रूप में खासियत है, उसके राजनीतिक रूप में खासियत है, उसके सैन्य रूप में खासियत है, जिसकी वजह से ही यूरोपीय संघ एक प्रभावशाली संगठन के रूप में सामने आता है, और वो अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती देने के सामने खड़ा होने की कैपेबल है। तो उसके आर्थिक रूप में अगर हम बात करें तो क्या देखते हैं, यूरोपीय संघ का जो आर्थिक प्रभाव है वो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों तक है, ये याद रखिएगा, क्योंकि व्यापार बहुत ज़्यादा करता है। 2016 में दुनिया की, यूरोपीय संघ की पूरी बात कर रहा हूँ, 2016 में जो है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन करके उभरी थी ये। और पहली कौन सी थी? ये अमेरिका खुद ही था, ठीक है जी। बट फिर भी अमेरिका एक देश है और यूरोपीय संघ पूरा एक संगठन है। समझ रहे हो कितना पावरफुल है आपका अमेरिका इस टाइम पर भी। तो जब पूरे संगठन के रूप में ये लोग आए, तब जा कर के ये दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है ये बन करके उनकी। और इनका जो जीडीपी है, जीडीपी क्या होता है? किसी भी देश की कितनी प्रगति हो रही है वो मापना होना, तो आप उसकी जीडीपी पूछ लेना। अगर उसकी जीडीपी ज़्यादा तो समझ जाओ कि वो ज़्यादा प्रगति कर रहा है,
और अगर उसकी जीडीपी कम है तो वो ज़्यादा प्रगति नहीं कर रहा है। अमेरिका की उस टाइम पर लगभग थी आपकी 21 अरब डॉलर, और इनकी है कितनी 17 अरब डॉलर। हमारी कितनी है लगभग बता सकता है कोई? 5 के आसपास है ना, कितनी है अपनी बताओ ज़रा कोई। तो यूरोपीय संघ की जो है सकल घरेलू उत्पादन यानी कि जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये इनका था 17,000 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा था इनका, ठीक है। तो 2016 की बात है ये, और दूसरे नंबर पे आते थे ये लोग, देख लो कितनी बड़ी बात है। और सबसे मेन बात तो इनकी पता है मुझे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लगता है कि क्या 27 देशों का एक करेंसी होना, एक ही मतलब करेंसी होना, जिसके अंदर एक ही मुद्रा होना, जिस मुद्रा का क्या नाम है? यूरो। क्या नाम है बेटा? यूरो। ऐसे ही है यूरो, ये लास्ट में अगर ये नहीं दिख रहा है यहाँ पर तो बता दो, ये यूरो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यूरो एक ऐसी मुद्रा है जो कि अमेरिका के डॉलर के प्रभुत्व के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरा नजर आ रहा है। तो ये चुनौती दे रहा है अमेरिका के प्रभुत्व को। कौन? यूरो मुद्रा। विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा इसकी हिस्सेदारी है। 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी का मतलब क्या? व्यापार व्यापार के अगर मामले में अगर देखोगे तो अमेरिका से 3 कदम आगे जा कर के ये हर एक देशों से व्यापार करता रहता है ये, ठीक है। मतलब फ्रिक्वेंटली करता रहता है, अक्सर लगातार करता रहता है। तो इसका मतलब ये है, ठीक है, जिससे अमेरिका और चीन के साथ व्यापारिक मामलों पर अपने शर्तों पर जो है बात अपनी मनवा लेता है। ये बात लिखा होगा भाई, ये बान नहीं है, बात ऐसे, ठीक है। बात करता है, अपने शर्तों पर बात करता है कि भाई अगर आप ये करोगे तभी हम आपसे व्यापार करेंगे, अदरवाइज हम आपसे व्यापार नहीं करेंगे, ठीक है। अब जरा इसका राजनीतिक प्रभाव देख लेते हैं क्या है। यूरोपीय संघ का एक सदस्य देश, वो कौन है? फ्रांस। हालांकि अगर आप 2019 से पहले 2016 से पहले अगर देखते तो यहाँ पर फ्रांस और ब्रिटेन भी होता, दोनों के दोनों आते हैं वहाँ पर। लेकिन अब क्या है कि ब्रिटेन जो है वो बाहर हो गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रेग्जिट। क्या बोलते हैं बेटा? ब्रेग्जिट। मतलब ब्रिटेन का एग्जिट होना ही ब्रेग्जिट कहलाता है। याद रखिएगा। कब हुआ था ये? जनवरी 2020 के अंदर ये फाइनली एग्जिट हो चुका था, ठीक है जी। और 2016 में इन्होंने जनता से पूछा था, ये भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो यूरोपीय संघ का एक ऐसा देश है जो कि है फ्रांस, जिसके पास संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर सुरक्षा परिषद में वीटो पावर है। अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद क्या है? सुरक्षा परिषद ये समझ लो कि पूरे दुनिया के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, तो यूरोपीय संघ परिषद के अंदर, मतलब कि सुरक्षा परिषद के अंदर, एक मिनट लिख देता हूँ यहाँ पर, सुरक्षा परिषद के अंदर 15 सदस्य देश होता है, जिसमें से 5 परमानेंट होते हैं और 10 जो है वो नॉन परमानेंट होते हैं। 5 जो परमानेंट बंदे होते हैं अपन, जो 5 परमानेंट देश होते हैं, उनके पास एक वीटो की शक्ति होती है। वीटो की शक्ति मतलब कि कोई भी प्रस्ताव अगर उनके सामने आएगा तो उनके पास पावर है कि उसको हम रोक सकते हैं। तो ऐसी ही पावर जो है फ्रांस को मिली हुई है, कहाँ पर? यूरोपीय संघ के सुरक्षा परिषद के अंदर। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं इंग्लिश में यूएनएससी, और हिंदी में तो ये बोलते हैं ये इसका मतलब होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसको ये बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और जिससे कि ये अमेरिका के साथ अन्य देशों की अंतर्राष्ट्रीय नीति को प्रभावित कर सकता है। तो इसका ये राजनीतिक रूप से प्रभाव में आप ये 2 पॉइंट लिख सकते हैं और आपका ये खत्म हो जाएगा। मतलब जो इसका वो है ना, पहले वाला जो था आर्थिक प्रभाव, तो वो थोड़ा ज़्यादा है। राजनीतिक में 2 पॉइंट लगा सकते हो, और सैन्य प्रभाव के अंदर भी सीधा वही फ्रांस वाला पॉइंट आएगा। क्या आएगा? इसके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। किसके पास है? पूरी यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ के पास है ये, ठीक है। और इसका जो सदस्य देश है फ्रांस, उसके पास कितनी परमाणु बम है बेटा? 335 परमाणु बम है। समझ रहे हो? 335 परमाणु बम, ये कम नहीं होते हैं भाई। आपको याद होना चाहिए कि वो 6 अगस्त 1945, याद है? 6 अगस्त 1945 में कहाँ गिरा था? हिरोशिमा पे गिरा था कि नागासाकी पे भी गिरा था? हिरोशिमा पे गिरा था बेटा। हिरोशिमा पे जब बम गिरा था तो याद है ना कितना ज़्यादा तबाही कर दिया था उसने। फिर दोबारा दूसरा बम गिरा था, कब गिरा था? 9 अगस्त 1945 में गिरा था। याद करते चलिएगा इस सारी चीज़ें, ठीक है जी। तो 9 अगस्त 1945 में गिरा था, और कहाँ गिरा था? नागासाकी में। ज़रा मुझे बताइए इसके जो सीक्रेट नाम थे, जो इसका एक गुप्त नाम था बमों का, वो क्या नाम था वो बताइएगा मुझे, ठीक है। कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम जरूर डालिएगा, ठीक है। तो ये है वहाँ पर, ठीक है। तो मतलब क्या है कि 2 परमाणु बमों ने इतना इतना दहशत फैला दिया था उस टाइम पर। तो ये समझ रहे 335 है भाई, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं लोग, ठीक है। तो सैन्य रूप में अगर देखा जाए तो फ्रांस के पास काफ़ी ज़्यादा परमाणु हथियार हैं, और
दूसरी पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेना किसके पास है? यूरोपीय संघ के पास है। यानी 27 देशों की पूरी सेना को मिला दोगे तब जाकर के उसकी सेकंड नंबर पे पोजीशन आती है। और विश्व व्यापार संगठन के अंदर ये एक महत्वपूर्ण समूह की तरह काम करता है। ये विश्व व्यापार संगठन क्या होता है? अगर आपको ट्रेड करना है किसी भी देश से, यानी अगर आपको व्यापार करना है तो आपको विश्व व्यापार संगठन के कानूनों के हिसाब से व्यापार करना पड़ता है। और इसके समूह के अंदर यानी ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि विश्व व्यापार संगठन है, इसके अंदर वो अगर एक महत्वपूर्ण समूह की तरह काम कर रहा है तो समझ लो कितनी बड़ी बात है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये अभी हम ख़त्म कर देते हैं और नेक्स्ट हम और एक और चीज़ यहाँ पर देख लेते हैं यार, यूरोपीय संघ की कमियाँ क्या है। अभी तक तो सारी चीज़ें हमने अच्छाई वाली सारी बातें देख ली हैं, जरा इनकी कमियों की बात करें तो वो देख लेते हैं जरा। हर एक देश यानी कितने देश है इसके अंदर? 27 देश है। हर एक देश की अपनी अलग अलग विदेश नीति है, अपनी अलग अलग रक्षा नीति है। ये क्या करते हैं फिर आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, लड़ाई करने लग जाते हैं आपस में ही। अगर एक एग्जाम्पल देखा जाए तो मैं बता देता हूँ, जब इराक के ऊपर अमेरिका ने आक्रमण किया था, अटैक किया था, तो उस टाइम पर जो है ब्रिटेन यूरोपीय संघ का पार्ट हुआ करता था, तो ब्रिटेन ने जो है इस आक्रमण करने का साथ दिया था। लेकिन जर्मनी और फ्रांस ने इसका विरोध किया था। मतलब आपस घर के बंदों में ही अपनी वो नहीं हो रही है, क्या बोलते हैं, सहमति नहीं बन पा रही है, जो कि गलत बात है। ठीक है, और डेनमार्क स्वीडन इन दोनों का तो नाम पक्का याद रखना, क्योंकि यही वो दो राष्ट्र है जो कि यूरो मुद्रा का भी विरोध करते हैं। किसका करते हैं? यूरो मुद्रा का। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि यूरो मुद्रा कब अपनाई गई थी? 2001 में अपनाई गई थी, याद रखिएगा। और विरोध करने वाले जो देश है यूरो मुद्रा का वो है डेनमार्क और स्वीडन। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपसे। डेनमार्क और स्वीडन ने जो है मास्ट्रिक्ट संधि, मास्ट्रिक्ट संधि याद आ रही है 1992 वाली, जिसके तहत आपका यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी, याद करिएगा। मानने से इन्होंने इनकार कर दिया और जो इनकी मुद्रा है यूरो, इसको देखो आ भी गया, यूरो मुद्रा का विरोध किया था। ठीक है, और यूरोपीय संघ की स्थापना के समय से अब तक कई सदस्य देश जो है अपनी अमेरिका संगठन का ही हिस्सा रहे हैं। जैसे कि वो नाटो का जो है ना, वो लोग उसी का तो हिस्सा रहे थे। तो ये भी एक इनकी कमी है, बुराई है एक तरफ से। यूरोपीय संघ की कुछ नीतियों के कारण जो है ब्रिटेन जो है बाहर निकल जाता है, कब? जून 2016 के अंदर। तो ये चीज़ काफ़ी हमारे लिए एक शर्मनाक बात है यूरोपीय संघ वालों के लिए, जिसको हम ब्रेग्जिट कहते हैं, याद रखिएगा ये चीज़। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही करते हैं, इसके आगे तो मेरे हिसाब से नहीं है। हाँ, सीधा उद्देश्य तो मैंने ऑलरेडी करवा दिया था आपको, और अब इसके आगे हमें जो करना रहेगा। और हाँ, ये देखिए यार, उसके ये जो है ना आपके नए मेंबर्स है, यानी कि बहुत बाद में जाकर के ऐड हुए थे, और ये वाले जो है आपके पुराने मेंबर्स है ये। ठीक है, देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं है। और 27 देश हैं इसके अंदर इस टाइम पर, ब्रिटेन नहीं है, दोबारा बता रहा हूँ बस। अब इसके आगे हमें जो डिस्कस करना होगा वो करना होगा आसियान। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।